खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। आम जानकारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर मंत्री शांति धारीवाल का कहना है ये पैकेज नाकाफी है। इसके अलावा श्रमिकों के हालात और प्रदेश में कोरोना संकट समेत कई मुद्दों को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया न्यूज से। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव से बातचीत में। हमारे साथ है प्रदेश के नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल। इनसे हम आज बात करेंगे कोरोना महामारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले ये बात कि केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, इससे क्या आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? जबकि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो इसे बिग जीरो बता चुकी हैं। जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज बता रहे हैं उसमें से 90% तो बैंकों का लोन है। मिल क्या रहा है आदमी को? जो नीडी है, जिसको पैसा चाहिए ताकि वो पैसा खर्च करके जो है मांग के अनुसार जो है बाज़ार में जाकर के कुछ खरीदारी करे, वो खरीदारी करेगा तभी जाकर के जो है बाज़ार का माल बिकेगा। उसको क्या मिला? उसको तो कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा दिया है तो उन्होंने 5 किलो गेहूँ दिया है और 1 किलो दाल देने की बात करी है। बाकी इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कह दिया कि किसान जो है वो अपना माल कहीं पर भी बेच सकता है। अरे तो ट्रांसपोर्ट कहाँ है उसके पास माल बेचने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए? ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो अगर उठा करके वो अगर मान लीजिए राजस्थान का आदमी मध्य प्रदेश में जाकर के अच्छे भाव मिलते हैं वहाँ जाता है तो बचेगा क्या फिर उसको ट्रांसपोर्ट के खर्चे के बाद? ठीक इसी तरीके से उन्होंने लघु उद्योगों को और बड़े मध्यम उद्योगों को जो राहत दी है वो कर्जा दिया है। और क्या दिया है? वो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। पहले या तो उनका पहले का कर्जा माफ़ करते और या फिर जो है उनको नया कर्जा देते, तब तो बात समझ में आती। और या फिर उनको अनुदान देते। माल उनका पहले से पड़ा हुआ है। जब आप कोरोना चालू नहीं हुआ था उसके पहले का माल जो पड़ा हुआ वो ही नहीं बिका। मांग तो है नहीं बाज़ार में, बाज़ार तो बंद हो रहा है। खरीदने जो खरीदार है उसके पास पैसा नहीं है, क्या खरीदेगा वो? सर, जीएसटी सहित जीएसटी काउंसिल में आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र में जाके, तो क्या लगता है कि आपको केंद्र को क्या आर्थिक सहायता राज्य को करनी चाहिए? ये जीएसटी का टोटल कंफ्यूजन है। जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई, कांग्रेस उसी वक्त उसी रोज से जो है इसकी खिलाफत कर रही है। ये गलत तरीके से लागू की गई है जीएसटी कांग्रेस की सरकार जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तभी लागू करना चाहती थी, लेकिन वो तरीका अलग था। ये तरीका बिल्कुल अलग है। इस तरीके से तो अब व्यापारी परेशान हो चुका है। तो ये बातें सब कुछ हैं। और जीएसटी काउंसिल ने तो आप ये देखिए कि जो वादे को संविधान के तहत में, संविधान में लिखा हुआ बाकायदा का हर महीने आपको जो है आपका कंपनसेशन मिलेगा। 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं राज्य सरकारों को जो है सेंट्रल से कंपनसेशन नहीं मिलता। राजस्थान क्या चाहता है कि केंद्र सरकार से क्या आर्थिक सहायता मिले? राजस्थान सरकार पर्टिकुलर, राजस्थान की सरकार नहीं, सारी सरकारें, राज्य सरकारें सभी ये चाहती थी कि राज्य सरकार को सीधा केंद्र सरकार पैकेज देवे कोरोना के से लड़ने के लिए। दूसरी स्कीमों में तो जो पैसा आता है वो तो आता ही है, उसमें उसको भी रोक रखा है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें राजस्थान सरकार का भी शेयर होता है और केंद्र सरकार का भी शेयर होता है, उसमें भी जो शेयर जितना पैसा आना चाहिए था उनको भी रोक रखा है। जैसे अमृत की योजना है, अब अमृत में जितना पैसा चाहिए वो रोक रखा है। कई इस तरीके की कई योजनाएं हैं। तो असल बात क्या है कि जो कोरोना के, चूँकि कोरोना की से जंग लड़ने के लिए राज्य सरकार को जिस प्रकार का पैकेज मिलना चाहिए था कुछ नहीं मिला। सर, देश भर में आपने भी देखा कि जो श्रमिक हैं अपने परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है। तो ये जो पूरे तमाम हालात, हालांकि राजस्थान सरकार ने ये अब जिम्मेदारी दी है जिला प्रशासन के अधिकारियों की कोई पैदल नहीं चले, लेकिन ये जो तमाम हालात है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार ही नहीं, ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, जिन्होंने सबसे पहले जैसे कोटा के छात्रों को चालू किया था। कोटा में जो कोचिंग के छात्र थे हज़ारों की तादाद में, 45,000 लड़कों को, उनको अपने अपने शहर में, अपने अपने राज्यों में भेजना चालू किया था। जो मोटे तौर पर तो वो जो केंद्र की गाइडलाइन थी उसके खिलाफ थी, क्योंकि केंद्र में तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि जो जहाँ है वहाँ रहे, लेकिन रह नहीं सकते थे वो बच्चे।
तो मुख्यमंत्री जी ने तो पहल करते हुए जो है दूसरी सरकारों से बात भी करी, दूसरी सरकारों के मुख्यमंत्रियों को राजी भी किया, और किसी तरीके से उनको कुछ राजी भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, बिहार के नहीं हुए जैसे राजी, तो वहाँ पर भेजने की व्यवस्था करी। उनसे भी कुछ व्हीकल्स आई, हमारे यहाँ से भी कुछ व्हीकल्स उनको पहुँचाने गई। तो ये क्या, और रेल के लिए भी जहाँ तक सवाल है ना, तो रेल के लिए भी आवाज़ सबसे पहले अशोक गहलोत ने उठाई थी कि रेल चालू करो, ताकि ये जो माइग्रेंट लेबर है इनको पहुँचाना चालू करो। तो बड़ी मुश्किल से जाकर के इन्होंने अब जो है वो रेलें चालू करी हैं, और वो भी पूरी मात्रा में नहीं करी हैं। तो लोग बाग क्या करते, घर की याद आती थी, भूखे मर रहे थे, जाते अपने घर पैदल, लाखों की तादाद में लोग पैदल आए, लाखों की तादाद में आए। लेकिन राजस्थान सरकार ने तो ये व्यवस्था करी है कि कोई आदमी पैदल नहीं चलेगा। अगर चलता है पैदल तो मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वहाँ का SDO, SDM जो है और डिप्टी DYSP वहाँ का वो जिम्मेदार होगा। सर, पिछले दिनों सीएम की VC हुई और भाजपा जैसे पहले भी आरोप लगाती रही है, VC के दौरान भी आरोप लगाया कि साहब राशन किट के मामले में, वितरण में भेदभाव कह रहा है, और उसका आपने बखूबी जवाब भी दिया VC में। शायद उनके पास अलावा आलोचना के और कुछ नहीं है। ये वक्त है क्या आलोचना का? अरे ये तो आपस में कोऑपरेट करके चलना चाहिए। आप और हम मिलकर के ही तो क्या नाम प्रदेश को बनाएंगे, देश को बनाएंगे भाई। हाँ, मिलकर के तो बनेगा ना देश। लेकिन रोज देखते हैं वो तीनों चारों व्यक्ति ऐसे हैं भाजपा के, जिनके रोज आलोचनात्मक जो है वो समाचार पत्रों में लेख आते हैं, रोज आते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल कर कहते हैं, और कुछ आरोप नहीं मिलता तो ये आरोप लगा देते हैं कि साहब जितने भी किट बढ़ते हैं खाद्य सामग्री के वो सिर्फ कांग्रेसियों को दिए जा रहे हैं। ये भी कोई बात है क्या? अरे कोई अगर मान लीजिए सरकारी आदमी जाकर के बांटेगा तो उसको क्या चेहरे पे लिखा हुआ आदमी के जिसको बांट रहा हूँ वो काम बीजेपी का है इसलिए नहीं दूंगा, कांग्रेस का इसलिए दूंगा। सर, लॉकडाउन का कल से चौथा चरण जो है शुरू हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या और रियायतें दी जानी चाहिए? कि साहब ऐसा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को तो खोलना पड़ेगा। अब कम से कम इतना तो हो गया कि पहले अगर एक मोहल्ले में कोई पॉजिटिव मिलता था तो पूरे मोहल्ले को जो है वो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। लेकिन अब उसको हटा करके ये किया है कि जिस गली में जिस स्ट्रीट में जो है वो पॉजिटिव मिलता है तो सिर्फ उसको सील किया जाता है। तो इतना रिलीफ हो गया। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है बाज़ार खुलेगा, कुछ बताते मॉल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, ये नहीं खुलेंगे, कुछ पे पाबंदी लगाई है। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा यही है, नज़र आती है कि वो धीरे धीरे सारा खोलना चाहते हैं। और उद्योगों के लिए तो कही दिया कि सब चालू करो अपना। सर, लेकिन देश की तरह राजस्थान में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के लिए अच्छी बात यह है कि इसका रिकवरी रेट ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यही है, आप आंकड़े देख लीजिएगा, हर प्रदेश के देख लीजिएगा, जितने संक्रमित हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन राजस्थान ही एक अकेला ऐसा प्रदेश है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जितने संक्रमित हैं उनको वो ठीक होकर के वापस चले गए हैं। और जो मौतें हुई हैं वो सबसे कम, मोर्टेलिटी सबसे कम राजस्थान में है। जो दूसरे प्रदेशों को देख करके देख लीजिएगा, उसका एवरेज निकाल लो आप, तो सबसे कम मोर्टेलिटी अगर है तो राजस्थान में है। केंद्रीय वित्त मंत्री उन्होंने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की तो उन्होंने इस दौरान कहा कि रियल एस्टेट खस्ता हालत में है, तो उसको उबारने के लिए हम सभी राज्य सरकारों को ये एडवाइजरी देंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी अवधि 1 साल बढ़ा दी जाए। लेकिन आपने एडवाइजरी का इंतजार किए बिना अवधि बढ़ाई। भाई इनकी एडवाइजरी रोज़ तो बदलती है केंद्र सरकार की, लेकिन फिर भी हमें तो एडवाइजरी को मानना पड़ता है और मानने के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन एक सबसे बड़ी एडवाइजरी जो इनकी थी कि साहब जहाँ है वहाँ रहे, वो मुख्यमंत्री जी ने नहीं मानी। इसलिए जनता के हित के लिए नहीं मानी, छात्रों के हित के लिए, छात्राओं के हित के लिए नहीं मानी। और पहल करी इस बात की कि साहब जो जहाँ का बच्चा है, जहाँ की बच्ची है, वहाँ पर वो पहुँच जाए। उससे एक रास्ता खुला, और रास्ता खुलने से जो है पूरे देश के जो है जहाँ पर भी जो माइग्रेंट थे वो माइग्रेंटों का जो है अपने अपने प्रदेशों में जाना चालू हुआ। सर, प्रदेश का जो रियल एस्टेट है, आपने बेटरमेंट लेवी में राहत दी है, आपने उनकी निर्माण अवधि जो है 1 साल के लिए बढ़ा दी, तमाम चीज़ें कही हैं। इसके अलावा और क्या समझते हैं कि और क्या राहत दी जानी चाहिए रियल एस्टेट को, और सरकार इसके लिए आगे क्या कदम उठा रही है? भाई हमारी जो एक्सरसाइज है वो मोटे तौर पर इन्हीं बातों को लेकर के चल रही है
कि किसी तरीके से ये बिल्डिंग इंडस्ट्री वापस खड़ी हो जाए और इसमें जो जो रोडें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस जो हैं हम उनको देवें। इसी बात को लेकर के हम चाहे बिल्डिंग बायलॉज भी बदलेंगे, कोई दूसरे नियम कानून जो भी हैं उनको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि सबसे कंसल्टेशन करके ही सब कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हमारी नीयत ये है कि हम बिल्डिंग इंडस्ट्री को वापस खड़ा करना चाहते हैं। सर आखिरी सवाल, आपके पास नगरीय विकास आवासन स्वायत्त शासन विभाग है, जो निकाय हैं चाहे जेडी हो चाहे म्यूनसिपलिटी हो, इनकी आर्थिक हालत कोविड-19 से पहले भी खराब थे। अब कोविड-19 का इनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा और हालत खराब हो रही, तो क्या आपने कोई एक्शन प्लान है इनको उबारने का आर्थिक स्थिति से? उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से मजबूत हो सकती है बगैर किसी टैक्स को लगाए, बगैर किसी उसको बात को लगा करके, उस पर भी विचार चल रहा है। तो ये कॉन्क्रीट चीज़ें जो भी हैं कुछ दिनों में सामने आएंगी। सर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि जो आर्थिक पैकेज घोषित किया है ये जो है पर्याप्त नहीं है। जो जरूरतमंद है उनके पास डायरेक्ट पैसा पहुंचना चाहिए था। वही इन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। निकायों के लिए कहते हैं कि निकायों को किस तरह से राज्य से बढ़ाया जाए, रियल एस्टेट को दोबारा किस तरह खड़ा किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। कैमरा पर्सन राम निवास के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।